जो हमारे मंदिर हैं, अगर आप द्वारकाधीश जी गुजरात में हाँ। जो लोकेटेड है मंदिर है हमारा, स्पेशली अगर मैं टेम्पल का ही जिक्र करूं अगर, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे इन सारे स्ट्रक्चर्स में ग्राउंड पे जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर जाके छोटा हो जाता है एंड देन सडनली एक एंड आके एक स्टीप पे ये फिनिश हो जाता है। बेसिकली वो आपका एक फ्लावर शेप टाइप का नहीं है, इट इज इन द कॉनिकल शेप बेसिकली एट द टॉप। Statue of Belief, first of all, Lord Shiva का है, so there is itself Lord Shiva power in it basically. But when it comes to the structural designing part, आप इसको देखते हैं एज अ आइडल बेसिकली। हाँ। हम उसको देखते हैं एज अ बिल्डिंग और एज अ स्ट्रक्चर बेसिकली, कि हम इसको एज अ स्ट्रक्चर ही डिजाइन कर रहे हैं। कल जो बिल्डिंग्स बनती है तो उसमें नीचे का फ्लोर से पानी ऊपर की तरफ जाता है, वो थर्ड पे जा रहा है, फोर्थ पे जा रहा है, तो उल्टा कैसे जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे हो रहा है वो? दैट इज ड्यू टू कि आपका जो सीपेज वाला जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, आपकी जो आरसी वॉल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हुई है, वहाँ पे ये हिमालयस फॉर्म हुआ। अब रही बात उदयपुर की, यहाँ के अरावली रेंज की, तो एज सच यहाँ पे कोई भी प्लेट इंटर प्लेट नहीं है, देयर मे बी इंट्रा प्लेट। लेकिन हम आज की बात करें तो अभी जैसे हमने बिहार का इंसिडेंट देखा, 1 महीने में 11 पुल गिर गए वहाँ पे जी। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है इसमें। हेलो एंड नमस्ते परवेश सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हाय अनंत, आपको नमस्ते, आपकी पूरी टीम, आपके व्यूअर्स सभी को नमस्ते। सबका आभारी हूँ मैं, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। आप आए उसके लिए हम आभारी हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपके बारे में कि आप कहाँ से आते हो, आपका क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, तो थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। मैं स्टार्ट करूँगा मेरी पर्सनल लाइफ से, मेरी जो जर्नी है। सो बेसिकली मेरे जो मदर है शी इज़ फ्रॉम रतलाम मध्य प्रदेश। ओके। आई बॉर्न देयर, बट मेरी जो फैमिली है, मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो जोधपुर में हुई है। अच्छा। मेरी जो पढ़ाई है वो सभी वहीं से ही स्टार्ट हुई है। मेरे जो फादर हैं वो एट प्रेजेंट ही इज़ डेप्यूटी CMHO। माई वाइफ किरण दीपन इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। शी इज़ accomplished with an MBA, BCom and LLB. And my son Ridan, who is just 3 years old, is my entire world. अच्छा। ओके। And I am working or I'm operating in Udaipur as a structural engineer, as a founder of Archistruct Incorporate. ओके। From past, you can say from 2022. Earlier, I was operating alone as a firm under name PD Structural Consultant. तो जैसा कि आपने बताया कि आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो जी। और आप मारवाड़ से बिलोंग करते हो, तो आपके पास धंधे वाली बुद्धि भी है और साथ में आपके पास स्किल्स भी है। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में कि आपने क्या क्या किया हुआ है। मैंने आनंद, मेरा जो स्टडीज़ है, जो मेरा बीटेक है, वो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में किया। ओके। सो इट वाज बेसिकली बीटेक ऑनर्स फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। उसके बाद मेरा शुरू से था IIT में जाना है। ओके। और उसके लिए बीटेक के बाद एक एग्ज़ाम होता है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो वो मैंने फाइट किया। ओके। ऑब्वियसली जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, सो दैट वाज नॉट गुड। मेरा जो रैंक था वो ऐसा था जो मेरे को IIT रुड़की तक ले गया, मेरा सफ़र वहाँ तक गया। ओके। पर जो एक ब्रांच, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो मेरा ड्रीम था, हाँ। वो फुलफिल नहीं हो रहा था। ओके। तो 1 साल खुद को समय दिया, वापस से फाइट किया और फिर मुझे IIT बॉम्बे आने का मौका मिला। सौभाग्य रहा मेरा कि जो IIT बॉम्बे में मैं आ पाया। अरे वाह। और वहाँ से फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जो मेरा सफ़र है वो चालू हुआ। तो जैसा कि आपने बताया क्या IIT रुड़की आपको मिल गया था, बट आपको IIT बॉम्बे में जाना था। सो लाइक वाई इतना, IIT तो IIT होता है। देखिए अनंत, जब हम कुछ कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका जो करियर है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है दिमाग में कि कौन सा IIT बेस्ट है, कौन सा नहीं है। और वैसे भी जब टॉप के IITs हम देखते हैं, आज भी अगर हम देखें तो QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो है 2025, उसमें IIT बॉम्बे जो है वो इंडिया से 118 पोजीशन पे, ग्लोबल लेवल पर। इंडिया में ऑब्वियसली टॉप लेवल पर है। हाँ। सो हमेशा से एक सपना रहता है कि वाई प्रीफर सेकंड और थर्ड और समथिंग लाइक दैट, बेस्ट में जाने। द बेस्ट। ठीक है, 1 साल खुद को टाइम दिया कि क्या मैं वो कर सकता हूँ। टाइम, भगवान ने भी वो ब्लेसिंग्स दिया और आज मैं वहाँ से ये चीज़ कर पाया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स कर पाया। तो जैसा कि आपने यहाँ पे IIT बॉम्बे का जिक्र किया, आपने वहाँ से MTech करी है, तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो IIT है या IIMs हैं, उनके जो नेटवर्क्स होते हैं
वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। आप कहीं पर भी ले लो, बिजनेस में ले लो, फील्ड में ले लो, किसी में भी ले लो। तो आपका ऐसा कुछ नेटवर्क बना वहाँ पे? अनंत, आप एकदम सही कह रहे हैं। जो नेटवर्क है वो IITs IIMs जो हैं, श्योरली वहाँ आपको एक बूस्ट मिलता है, एक अपग्रेड आपको मिलता है। रीज़न, ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट है। हाँ, यहाँ पर सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, यहाँ पे जो प्रोफेसर्स आते हैं वो अक्रॉस द ग्लोब आते हैं, उनके स्टूडेंट्स आते हैं, उनके अंडर जो PhD कर रहे हैं वो आते हैं। तो आपको समझने का, आपको जानने का मौका मिलता है कि वहाँ पे कल्चर कैसा है, कैसे वर्क होता है, आप यहाँ जो वर्क कर रहे हैं वो वहाँ से कितना अलग है, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ किस अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है। अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर आज मैं बात करूँ तो हम ये आइडिया ले सकते हैं कि वहाँ किस वेजेस में वर्क हो रहा है, यहाँ किस वेजेस में वर्क कर रहे हैं, सही बात। क्या हम वहाँ के वर्क को हम यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें रहती। सो आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस थिंग कि आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। और अगर हम बात करें जैसे कि नेटवर्क्स है और ये सब चीज़ें हैं, तो आपको इसका कुछ एक्सपीरियंस हुआ अभी तक? ऑब्वियसली हुआ है। हमारे वहाँ पर एक जापानीज़ फर्म आई थी, आई वुड नॉट लाइक टू नेम दैट फर्म, बट दैट इज़ रिनोन्ड इटसेल्फ इन द फील्ड ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। वो आए थे, दे हैव कंडक्टेड अ सेमिनार प्रोग्राम देयर, एंड माय गाइड प्रोफेसर सिद्धार्थ घोष, सो वी हैव अटेंडेड दैट सेमिनार। उनके अंडर ये सब प्रोग्राम हुआ था, और वहाँ पर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला था दैट वी कैन एक्सचेंज आवर नॉलेज, our learnings with them, and vice versa basically. And they have given us opportunity to work on their projects, on their Japanese projects basically. So basically it's a prototype. It's not that humongous sort of project, but yes, it increases our we can say कि हम वो वर्क भी कर सकते हैं जो जापानीज कर रहे हैं, क्योंकि जो अर्थक्वेक वाले हैं उनके लिए तो जापानीज में अगर कुछ भी हो रहा है, हाँ सही तो वो इट्स अ गॉड लेवल वर्क। राइट। तो वो वर्क करने का मौका मिलना भी इट्स अ बिग थिंग। जब हम हॉस्टल 4 में थे, एक बहुत अच्छी मूवी है ऑन IIT कैंपस इटसेल्फ। सो हॉस्टल 4 एंड हॉस्टल 3 के ऊपर एक स्टोरी सुनाई गई है। सो हम हॉस्टल 4 में ही थे, MTech फर्स्ट ईयर में, और हमें मौका मिला था टू सी सुशांत सिंह राजपूत, अच्छा, टू श्रद्धा कपूर लाइव। Yes, live. अरे वाह। And they are shooting for that film. The director of that movie, Nitish Tiwari, I guess. So वो हॉस्टल 4 से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने IIT बॉम्बे से ही उनका एजुकेशन किया। तो ये somehow हमारे लिए इतना, बिकॉज अगर कुछ शूट होता है मूवी के लिए, तो ये स्टूडेंट्स को बहुत क्यूरियस करता है। राइट। एंड देन वी वॉच दैट मूवी ना, तो आज भी हमें मतलब वो टाइम याद आ जाता है कि यार ये उस टाइम शूट हुआ था, और हम भी कहीं ना कहीं इसके पार्ट थे। हाँ, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में होंगे, या कहीं ना कहीं किसी भी तरह होंगे, या उन यादों में होंगे। या तो जैसा कि चलो आपने ये सब बता दिया, अब हम आपके अभी जो मेन आप जो वर्क कर रहे हो उस पर आते हैं जी। सो आप सबसे पहले ये बताइए, व्हाट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग? अनंत, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज इटसेल्फ अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ओके, बट इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। सिविल में देर आर वेरियस अदर फील्ड्स, structural engineering, geotechnical, water resource, transportation. Structural is one of the key, and it is placed on the top of all other streams of civil engineering. Okay. Why I'm saying this? Because जो भी आप आपके आसपास देख रहे हैं, any buildings, any bridges, they all come under structural engineering. हाँ, right. हम अगर किसी मार्बल की बात करते हैं, whether it's any tall buildings which is around 1 kilometer or so, right? आप जो पेरिस में जो एफिल टावर है, आप उसकी बात कर लें, एनी इंजीनियरिंग मार्बल, ताजमहल, सो क्या आता है दिमाग में? दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ बिल्डिंग, राइट। हु मेड दिस? मे बी अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। सो दिस इज द स्टोरी। एंड ज्यादातर जो लेमन लैंग्वेज में हम देखें तो मजदूरों ने बनेंगे, मजदूरों ने बनाई, राइट, डेफिनेटली बनाई मजदूरों ने है, बट उसका जो डिज़ाइन है, जो उसका लेआउट है, जो उसका प्लानिंग है, वो आर्किटेक्ट करते हैं, राइट, और उसको शेप देने का काम मजदूर करते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच की जो जर्नी होती है, कि उसको एग्जीक्यूट किया कैसे जाएगा, क्या उसमें फिलोसॉफीज रहने वाली है, डिज़ाइंस कैसे रहने वाला है, कल अगर कोई अर्थक्वेक आता है या कुछ और तरह का कुछ भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आता है,
तो उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, वो सब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आता है। तो अगर हम बात करें जो आपकी फर्म है आर्किस्ट्रक, जी। तो थोड़ा उसका डिवीजन करके बताइए। हम आर्किस्ट्रक में ये बिलीव रखते हैं कि हम जो भी वर्क करें वो इस तरीके से हो कि क्लाइंट को हम बहुत ही एक स्मार्ट सॉल्यूशन दें। हमारे यहाँ एज ऑफ नाउ वी आर ऑपरेटिंग विद अराउंड 15 staff members basically. So there are 4 divisions. So team architectural, team structural, so there is a team interior designers, and then there is a team craftsmen. ओके We have a dedicated office manager. So जो भी issues होते हैं client के, ऐसा नहीं है कि हमने drawings बनाई, submit की and in a very vague way कि ठीक है amount आ गया and that's it. No. We call to the clients through our office manager कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है. Our services are of wide range. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। आप मेरे को इस तरीके से बताइए, वो इज इन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। Sure. So me and Asif, we both are founders basically. Okay. He is basically the principal architectural and interior designing consultant. I am a chartered structural engineer and co-founder. Then there's the office manager. So Harshita Seni is there. So she used to manage the office. And apart from that, we have 2 technical heads, Mr. Shakir and Mrs. Surbi Lavti. So they too are basically backbone of our firm. And after that, I want to just highlight about our services, right? So we do the planning, after that structural designing. So in planning, we are not just giving the plan. ओके राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई प्लान है, हमने आपको सबमिट कर दिया, लेट अस से, अब उसमें कॉलम की पोजीशनिंग वगैरह सब आ गई. हाँ एट द एग्जीक्यूशन होता क्या है कि वहाँ पे प्लास्टर होता है, देयर आर अदर थिंग्स, राइट तो जो एक्चुअल जो मेजरमेंट है वो चेंज हो जाएगा. चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर आपने 2 सेंटीमीटर दिया है तो वो 3 हो सकता है। ट्रू. एंड एक्चुअली कभी भी प्लास्टर का प्रोविजन आता ही नहीं है. अच्छा, जो प्लास जो बनते हैं वो स्टैंडर्ड जो ब्रिक साइज होती है उसके अकॉर्डिंग बन के आ जाता है. नो वन स्पेशल उदयपुर लाइक दे कंसिडर दिस थिंग, ओके। विच इज वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट कि आपका वो 2 mm भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो क्यों हो रहा है. हाँ, उसकी वजह से पूरा आपका वो इंटीरियर का हिल कंप्लीट सेगमेंट चेंज हो जाता है. हाँ सो वी टेक केयर ऑफ दैट कि अगर प्लास्टर भी आ रहा है, सो वी गिव देम 2 ड्राफ्ट, इनिशियल ड्राफ्ट, फिनिशिंग ड्राफ्ट. अच्छा। फिनिशिंग ड्राफ्ट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ओके वी गिव देम लेवल्स कि आपको जो लेवल्स है वो क्या है. रोड लेवल आपका ये है, देन आपका पार्किंग लेवल क्या रहेगा, ग्राउंड फ्लोर लेवल क्या है, सीलिंग लेवल क्या है, देर आर लिंटल लेवल, सिल लेवल, देर आर मेनी अदर टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व इन इट. देन वी डू स्ट्रक्चरल डिज़ाइन. स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होने के बाद हमारा मोटो ये रहता है कि हम क्वांटिटी एस्टिमेट करके दें क्लाइंट को कि आपका इतना खर्चा आने वाला है, अच्छा और फिर वो वर्क एग्जीक्यूट कर सकता है. उसके बाद हम MEP ड्राइंग सबमिट करते हैं, विच इज़ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स. अच्छा ओके And- कि कहाँ पे कौन सा स्विच लगेगा, कौन सी वायरिंग कहाँ से जाएगी। यस. अगर मैं सिर्फ प्लम्बिंग ड्राइंग का एग्जांपल दूं, प्लम्बर ने जो वर्क किया उसको भी ध्यान नहीं रहता. हाँ हाँ गॉड नोस कि वो 10 साल बाद रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा तो उसको याद रहेगा भी कि इस सही घर बात में क्या काम हुआ था. राइट राइट सो जो ड्राइंग्स है हमारी वो इस तरीके से होती है कि आप कॉस्ट सेव करते हैं आपके प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल मटेरियल में भी. एट द सेम टाइम कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, सो ही जस्ट लुक इनटू द ड्राइंग कि अच्छा दीज आर द लाइंस गोइंग इनटू दिस डायरेक्शन. हाँ राइट राइट सो इतना ही पार्ट एक्सकेवेट करेगा या उसको खोदेगा एंड देन उसको रिपेयर करेगा. Then construction drawings, we are giving a detailed set of construction drawings, whether it's water tanks, whether it's lintel, cell level, there are other sort of drawings, overhead water tanks, so they are come into this. After that, there's exterior architecture. अच्छा जो एक अपना डिस्कशन हुआ था कि एलिवेशन जो है हाँ पहले क्यों नहीं दे. पहले क्यों नहीं अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, बात क्लियर हो गया है कि प्लम्बिंग पाइप्स कहाँ से जाएंगे, इलेक्ट्रिकल लेआउट कहाँ से डिसाइड है, आपके पास कंस्ट्रक्शन ड्राइंग आ चुकी है. नाउ we are happy to give them the 3D elevation with EDD. It's a short form which is made by us. It's element detailing drawing. ओके So it means कि आपका जो 3D का जो वर्क हुआ है उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगने वाला है, एलिमेंट डिटेलिंग ड्राइंग. ओके उसमें जो मटेरियल आपका लगा है वो वी वर्क फॉर लोकल बेसिकली, कि जो लोकल वेंडर्स हैं उनको हम ज़्यादा हम बेसिकली अप्रिशिएट कर सकें. ओके इट इज़ नॉट इन दैट वे कि चलो यार दिल्ली चलते हैं, क्लाइंट का भी खर्चा कर मुंबई चलते हैं. हाँ, अगर क्लाइंट स्पेसिफिकली कह रहा है कि नो वी वांट दिस
समथिंग फ्रॉम दिल्ली और मुंबई और कोलकाता और मे बी फ्रॉम अब्रॉड, सो दैट इज समथिंग अ डिफरेंट इशू. हाँ, बट वो तो खुद की फिर चॉइस हो गई, प्रेफरेंसेस हो. ट्रू ट्रू. इन सबसे पहले ड्राइंग सबमिशन से पहले जब क्लाइंट हमसे मिलता है, हम उनको एक फॉर्म सबमिट करते हैं. आप उसको फिल आउट करिए, टेक योर टाइम. उस पर जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास रहती है, उस पर हम 10-12 ऑप्शंस बना देते हैं जितना हमको लगता है. ओके. क्लाइंट को हम 2 ऑप्शन देते हैं अच्छा. जो हमारे हिसाब से दी बेस्ट होता है. ओके. और अभी तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि क्लाइंट वो दोनों प्लान में से मतलब वो सेटिस्फाई होता है. अच्छा. ओके, वी आर गोइंग विद दिस और विद दिस. ओके. सो दिस इज द सिनेरियो. मतलब ज़्यादा डिज़ाइन दे दोगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा. यस, बिकॉज वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है. हाँ. एंड दिस इज बेसिकली मेड ऑन देयर चॉइस. हाँ हाँ हाँ. ऐसा नहीं है कि उनकी चॉइस हम नहीं रखा. हाँ. उनकी चॉइस हमारे लिए प्रायोरिटी है. राइट राइट. And after all this services, so this is Archistruck basically. We have one more segment which is the supervision part. Okay. वहाँ पर जो आपके एग्जीक्यूशन का जो भी पार्ट होता है, जो भी आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे हो रहा है, हम उसको जाके चेक करते हैं. ओके. So we have a dedicated team of site engineers. We have a team of structural engineers, architect, associate architect. वो आ जाते हैं, वर्क चेक करते हैं, वेदर इट्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वेदर इट्स कंस्ट्रक्शन, वो हम वर्क चेक करते हैं. सो दिस इज़ अ डिफरेंट सर्विस. एंड द लास्ट सर्विस इज रिलेटेड टू एजुकेशन. सो एजुकेशन वाला जो हमारा पार्ट है, उसमें हम जो भी हम काम इन हाउस कर रहे हैं वही हम चीज़ सिखाते हैं. ओके. यूजुअली अगर आप देखेंगे देयर आर मैनी सेंटर्स जो कि आपको ऑटोकैड या बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखाते हैं. सो दैट बेसिकली जो सेंटर्स हैं जो भी, दे आर मोर फोकस्ड ऑन कि हाँ बच्चे आए, उनको सिखाया, दैट्स इट, एक फीस ली, रवाना किया. नो, वी आर मोर फोकस्ड ऑन कि जो रियल प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर आप लोग वर्क करो. एक्सपीरियंस अच्छा, अब हमें फील हो रहा है कि नो दिस गाय इज नॉट डूइंग गुड, या अब इसका एक्सपीरियंस उस लेवल का हो गया है इन सॉफ्टवेयर, सो विल सेंड हिम टू द साइट. जा, तूने जो वर्क किया चेक करके आ. अच्छा. ओके. सो इस हिसाब से वो एक जो उसको एक्सपोजर मिलता है, दैट इज अ रियल वर्ल्ड एक्सपोजर. अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं टाइम में, लगभग 5000 साल पहले अपन चलते हैं. ठीक है. तो आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था. तो अगर हम देखें जब उसके रिमेन्स मिले तो उसमें देखा गया कि उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो ड्रेनेज सिस्टम था उनका, वो उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था. लेकिन हम अगर करंट आज की बात करें, जब हम आप अपने पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, सब कुछ है, तो अगर हम देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है और सड़क पर पानी पानी हो जाता है. सो लाइक क्यों हो रहा है ये चीज़? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? अनंत, आई हैव टू से कि ये इट इज़ मोर ऑफ द प्लानिंग इशू बेसिकली. ओके. कि जो प्लानिंग एग्जीक्यूट होती है, देर आर मैनी फैक्टर्स विच नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग पार्ट. कि अगर आप कोई ड्रेनेज चैनल है आपका, सो वहाँ पर एक प्रॉपर पाथवे भी होना चाहिए, देन रोड्स होना चाहिए. जो आपका पाथवे है वो एक सर्टेन लेवल से रेज होना चाहिए. आपके जो नाला सिस्टम जो जा रहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है बेसिकली, और वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्लोप फैक्टर है, वो बहुत ही सही होना चाहिए. देयर इज़ वन मोर फैक्टर कि आपके उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि अब हम इतने एडवांस्ड हैं, तो हमारे पास कैलकुलेशन है, हमारे पास रिपोर्ट है कि पास्ट इतने ईयर में कितनी बारिश हुई इन mm और इन सेंटीमीटर, वॉट एवर जो भी एक यूनिट है, और बेस्ड ऑन दैट कितना मैक्सिमम अगर कभी आता भी है तो इतना यूनिट ऑफ वॉल्यूम हाँ, वो वहाँ पर आ सकता है. सो बेस्ड ऑन दैट वो डिज़ाइंस होनी चाहिए. इवेंचुअली हमारे यहाँ वो कुछ कारणों से नहीं हो पाता है. एंड बट अगर हम पास्ट में जाएं, सो दे आर मोर फोकस्ड. वहाँ पर हम कुछ भी ऐसा करप्शन जैसा है, कुछ भी वो चीज़ हम नोटिस नहीं करेंगे. और एक चीज़ जो हम देखेंगे कि वहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपर प्लानिंग से, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, उनके पास कोई रिकॉर्ड शायद वो नहीं हो. आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, तो मुझे वो इतना आइडिया नहीं है, बट आई मस्ट से कि वो हर एक चीज़ प्रॉपर कैलकुलेटिव पर्पज से थी. तो जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि चलो अभी एशियंट में ही है, तो जैसे अपन देखते हैं कि इंडिया में जैसे एशियन टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, फोर्ट्स है, जो 500-500 साल से टिके हुए हैं. लेकिन हम आज की बात करें तो अभी जैसे हमने बिहार का इंसिडेंट देखा, 1 महीने में 11 पुल गिर गए वहाँ पे. तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है इसमें. अनंत, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री वाला पार्ट. सो जो हमारे मंदिर हैं, अगर आप द्वारकाधीश जी गुजरात में जो लोकेटेड है मंदिर है हमारा, और भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, स्पेशली अगर मैं टेम्पल का ही जिक्र करूं अगर,
तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इन सारे स्ट्रक्चर्स में कि जो इसका बेस है या ग्राउंड पे जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर जाके छोटा हो जाता है एंड देन सडनली एक एंड आके एक स्टीप पे ये फिनिश हो जाता है। बेसिकली वो आपका एक फ्लावर शेप टाइप का नहीं है, इट इज़ इन द कॉनिकल शेप बेसिकली एट द टॉप। और पिरामिड्स आप देख लीजिए, सब में ये है कि बेस एरिया ज़्यादा होता है, ऊपर आप जिस जैसे हाइट अचीव करेंगे। मॉडर्न मार्बल्स में अगर आप देखना चाहें तो बुर्ज खलीफा आप देख लीजिए, सेम फिलोसॉफी है वहाँ पर भी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्ट्रक्चर में उसकी स्टेबिलिटी को लेकर। हमारे जो इनफैक्ट आज के भी जो मंदिर बनते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसी फिलोसॉफी पर ही हैं कि भाई हमें इस तरह के बनाने। अगर हम ब्रिजेस की बात करें जो कि गिर गए बिहार, सो ब्रिजेस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर्स। उससे पहले मैं जो इंडियन स्ट्रक्चर्स है उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, देन वी विल कम टू द ब्रिजेस वाला पार्ट। सो अभी हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं आप नोट करना कि हमारा ग्राउंड पे जितना भी एरिया है हम चाहेंगे कि हम कैंटिलीवर्स जो होते हैं, कैंटिलीवर्स से अगर आप उसको रिलेट कर पाएँ, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं तो हम हमारे छज्जे जो हैं वो हम बढ़ा देते हैं, राइट कि नहीं हमें तो और एक्स्ट्रा एरिया चाहिए। हम जो है हमारे एरियाज उसमें वो संतुष्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो सेटबैक का रूल लाती है, वो लाती कुछ सोच समझ के है, वो हम फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए हमारी बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू एंशिएंट वन। तो एक और इसी में मैंने ऐसा एक कहीं सुना था कि एक ब्रिज था, उसमें सब कुछ सही था बट एक पर्टिकुलर कर्व पर एक्सीडेंट बहुत हो रहे थे, तो लोगों ने उसको बंद कर दिया और उसको टैग दे दिया कि भाई इंजीनियरिंग ही फेल हो गई। तो ऐसा क्यों होता है कई बार? देखिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जब हम बात करें रिगार्ड टू ब्रिजेस एंड द कॉर्नर एंड द शार्पनेस, सो दैट इज समथिंग बेस्ड ऑन कि वहाँ पे कितना लोड आ रहा है और किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। जब कहीं पे कर्व्स आ रहे हैं और बेस्ड ऑन दैट मे बी एक्सीडेंट्स और मर्जर पॉइंट्स, अगर उस बेस पे उसको बंद किया जा रहा है या कुछ है, सो देयर इज अ फॉल्ट इन उसका जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है। उसमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आपके जो नोट्स हैं, नोट्स बेसिकली जहाँ पे आपके दो व्हीकल्स बेसिकली इंटरसेक्ट होंगे, सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस तरीके से डिजाइंड है। ऐसा तो नहीं है कि कोई रॉन्ग साइड आ रहा है वो पॉइंट आके मिल रहा है वहाँ पर। तो दैट माइट बी द रीज़न कि इस वजह से उस पर्टिकुलर सेक्शन को किया गया हो। और वो जो इंजीनियरिंग फेलियर की आप जो बात कर रहे हैं दैट माइट बी लिंक टू दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो है वो लैक रहा होगा उस पर्टिकुलर उस ब्रिज में। तो बट आपने जैसे यहाँ पे बोला कि इतनी बार चेक होता है और जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली चेक होगा वो कई बार, तो फिर ये वाली चीज़ पकड़ में क्यों नहीं आई? बनने के बाद कैसे पता पड़ा? देखिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो बात कर रहे हैं, जो फेलियर जो हमारे सामने आता है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एंड मौके पर एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन माइट बी उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, या फिर प्री प्लानिंग में उसको किसी और चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था एंड पोस्ट डिज़ाइनिंग उसका यूज़ किसी और चीज़ के लिए। इसको आप आपके घर से भी रिलेट कर सकते हैं कि आपका घर बन गया, प्लानिंग वगैरह सब हो गई, डिज़ाइन हो गया, आपने कोई पर्टिकुलर रूम है वो आपने आपके बेडरूम के हिसाब से डिज़ाइन करवाया। अब आप उसको एज अ बेडरूम यूज़ ही नहीं कर रहे, आप उसको एज अ कुछ अदर मे बी है म्यूजिक रूम, एक्टिविटी एरिया, तो वो आपको एक फ़र्क दिखेगा उसके फंक्शनैलिटी में, आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। तो कुछ इस तरह का ही आपको शायद उस ब्रिज में खामी आपको दिखी होगी या आई होगी। तो जैसे कि आपने घर की बात करी, तो अगर हम छोटा भी अगर घर लेते हैं तो उसको भी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या उसकी ज़रूरत पड़ती है? आनंद, वेदर इट्स 1000 स्क्वायर फीट और 1 लाख स्क्वायर फीट, हर एक घर को स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की नीड होती है। मैंने जैसे आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हमारी फर्म उस तरीके से डिज़ाइन करती है कि आपका पैसा हम बचा रहे हैं। तो जो 1000 स्क्वायर फीट वाला भी घर है उसको ये नहीं सोचना है कि यार मैं एक फीस दे रहा हूँ, उसका जस्टिफिकेशन उसको मिल रहा है। एट द सेम टाइम आप अगर अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी लाइफ कितनी है आप नहीं जानते, बट वहीं अगर आप एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आप बनवा रहे हैं, सो इट शुड बी एज पर द इंडियन कोडल प्रोविजंस, जो कि आपके इंडियन कोड्स होते हैं फॉर डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर। कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो उसकी लाइफ स्पान ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रेजिडेंशियल वन। सो वी आर जस्ट टेकिंग कि हाँ एटलीस्ट ये आपका 30-40 साल कहीं जाने वाला नहीं है। तो अगर हम देखें जो पुराने घर हैं, आपने जैसे बताया कि 30-40 साल का हम लेकर चल रहे हैं,
पर जो पुराने घर हैं वो कहते थे कि भाई 200 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो लाइक वो कैसे मतलब हो रहा था उस टाइम? वो कैसे अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं? यस। आनंद, देखिए वो जो भी बिल्डिंग्स है या पुरानी इमारतें हैं, चाहे फोर्ट ले लीजिए या पुराने मकान आज भी हमारे गलियों में आप देख लीजिए, हाँ हाँ। वो सब चूने के बने हुए हैं, लाइन के बने हुए हैं। ठीक है, आज हम जो भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो हम सीमेंट के थ्रू बना रहे हैं। हाँ हाँ। दोनों में मेजर फर्क ये है कि सीमेंट से कोई भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो जल्दी हो रहा है। आजकल किसी के पास टाइम नहीं। हाँ। अगर हम लाइम यूज़ करने लग जाएंगे तो शायद बहुत टाइम लगेगा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। ओके। लाइम के साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि अगर हम लाइम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक हीट रिलीज करती है। अच्छा। सीमेंट के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ। लाइम तभी जो पुराने घर होते थे गर्मी के टाइम गर्म ठंडे रहते थे। और जी, वाइस वर्सा। और लाइम जो है उसके लिए आपको एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है अच्छा। जो उसका यूज़ अच्छे से जानता हो, क्योंकि उसमें से हीट रिलीज होती है। हाँ। फिर उसका जो एप्लीकेशन होता है उसके लिए भी पहले हमारे पास जो भी वर्कर्स थे, लेबर्स थे, वो प्रोसेस को समझते थे कि ये चीज़ कैसे होगी। ओके। अब आज मैं ये कहूँगा कि मनी माइंडेड ज़्यादा बिजनेस हो गया है कि हमें चीज़ें फटाफट करना है, जल्दी करना है और हमें वेट नहीं करना है। तो रहने दो आप लाइम, अगर हमें तो चलेगा, सीमेंट ही चलेगा। तो ये एक रीज़न है कि अब हम खुद इसका जो स्पान है वो हम जो 40 से 50 या 30 से 40 साल जो हम कह रहे हैं इस पे आ गए हैं। ओके। तो जैसा कि आपने यहाँ पे घर का बात किया और इन सब चीज़ों का, तो अगर अपन देखें कि चलो अब हम थोड़ा सा और इसको वर्ल्ड जोन पे लेकर चलते हैं, तो आपने एक टर्म सुना होगा सेस्मिक जोन्स, जी, जो कि अर्थक्वेक और इसके लिए यूज़ होता है, और आप जी। तो उसी के एक्सपर्ट हो। तो आप थोड़ा सा जैसे बताइए कि जैसे जापान है तो वहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, बट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड भी वही है। सो लाइक हाउ दे आर मैनेजिंग विद दीज थिंग्स? मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है जोन्स वाला। सो इंडिया में बेसिकली अर्लियर 5 जोन होते थे, सेस्मिक जोन्स। जोन 1, 2, 3, 4 एंड 5। जैसे जैसे जोन के नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो ज़्यादा वनरेबल हो रहे हैं टू अर्थक्वेक्स एंड सेस्मिक एक्टिविटीज़। जोन 5 में आपके गुवाहाटी आ जाता है, जोन 4 में दिल्ली है, जोन 3 में मुंबई है, जो भी एक इंटरेस्टिंग अपने आप में। हाँ। और जोन 2 में उदयपुर, जोधपुर, ये सब जोन 2 में आता है। ओके। जोन 1 एज ऑफ नाउ एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? लातूर अर्थक्वेक 93 एक इंसिडेंट हुआ था, तब जोन 1 भी हुआ करता था। अच्छा। और लातूर जो है वो सबसे लीस्ट रिस्क में आता था। अच्छा। उस समय वहाँ पर एक रेजर्वॉयर उन्होंने क्रिएट किया था फॉर वाटर स्टोरेज, आप डैम कह लीजिए उसको। ओके। इन सब एक्टिविटीज से क्या होता है कि अर्थ पे एक प्रेशर आता है, एक लोड एक्सर्ट होता है। हाँ। किसी ने नहीं सोचा था कि लातूर में अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लेट नहीं है, अच्छा। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डेंजर नहीं है। स्टिल ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ। और तब से हमने और जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जोन 1 को एलिमिनेट ही कर दिया कि ऐसा कोई जोन इंडिया में है ही नहीं जो लीस्ट रिस्क पर हो। अच्छा। ओके। थोड़ा बहुत रिस्क हर सब जगह जगह है। अच्छा। ओके। जो मुंबई की मैं आपको बात बता रहा था जोन 3 की, अगर आप मैप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सिर्फ मुंबई जो है वो जोन 3 में है, उसके आसपास का जो एरिया है छोटा सा, बाकी मुंबई के चारों ओर अच्छा खासा जो ब्रॉडर एरिया है वो जोन 4 में। अच्छा। इसका क्यों? इसका रीज़न आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो बिल्डर्स वो नहीं चाहते कि मुंबई जोन 3 से जोन 4 में आए। ओके। क्योंकि एक कॉस्ट आती है हर एक चीज़ के साथ। हाँ। जितना जोन एक्सट्रीम लेवल पे होगा उतने ही हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, उतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। राइट। और साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, क्वालिटी मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। वो तो आई गेस मुझे लगता है हर एक प्रोजेक्ट में होना चाहिए और करे तो बेटर है। बट ये जो चीज़ें हैं, रिबार्स जो हैं, इनका जो अलग अलग जो ग्रेड होता है कंक्रीट का, तो उन सब में एक एस्केलेशन देखने को मिलता है जैसे जैसे आपका जोन इंक्रीज होता है। ओके। अब मैं आपके सेकंड पॉइंट पे आता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू जापान। हाँ। अगर आप नोट करें यूएस का जो सैन फ्रांसिस्को वाला जो पार्ट है, जो नेवाडा वाला जो पार्ट है, इवन जो जापान वाला ये जो पार्ट है, ये सब एक्सट्रीम रिस्क पर है। ओके। क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का बेसिकली दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो यहाँ आके मिल रही है। इनफैक्ट जो सैन फ्रांसिस्को वाला जो है
वो रिंग ऑफ फायर कहलाता है। रिंग ऑफ फायर इन द सेंस आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जितने भी अर्थक्वेक आए, मैक्सिमम अर्थक्वेक वहीं आए हैं अच्छा। जो कि डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। जापान भी उसी कैटेगरी में आता है जहाँ पे मैक्सिमम ऐसे अर्थक्वेक आते हैं जो कि बहुत ही डेवास्टेटिंग लेवल के होते हैं। हाँ हाँ। इनिशियली वहाँ के लोगों ने ये सॉल्यूशन निकाला कि हम टिम्बर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अच्छा। ताकि अगर कुछ हो भी गया, बिल्डिंग कोलैप्स भी होगी तो नुकसान नहीं नुकसान नहीं होगा होगा। फाइनेंशियली। हाँ। और टिम्बर्स आर मोर फ्लेक्सिबल, मोर प्रोन व्हेन वी कंपेयर इट टू नॉर्मल जो अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है। फिर उन्होंने एडवांसमेंट किया, एक टर्म है डैम्पर, ओके। डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ओके। तो ये हम सब यूज करते हैं एक बिल्डिंग में अच्छा। ताकि उस बिल्डिंग का एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बिल्डिंग का भी एक टाइम पीरियड होता है। हाँ हाँ राइट। सो हम उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा। तो उसमें अर्थक्वेक को रिड्यूस करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसका टाइम पीरियड चेंज करने के लिए हम वो डैम्पर्स यूज़ करते हैं। ओके। हम बेस आइसोलेटर्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी टेक्निक है जिससे जापान आज एडवांस्ड है, उनके पास फंड्स हैं, तो वो इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड ऐसे स्ट्रक्चर्स बना पा रहा है। नॉट इवन इंडिया, जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं हाँ उनसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जापान में हमें देखने को मिलेगा। राइट। तो जैसा कि आपने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स और इन सब का जैसे कि आपने बताया कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा भार डाल रहे हैं, इस वजह से वो चीज़ हो रही है। तो अगर हम बात करें जैसे उदयपुर की हम बात करते हैं तो हमारे आसपास माउंटेन रेंजेस है, और जो देखा जाए तो टेक्टोनिक वाला जो आपने बताया हिसाब से सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक तो यहाँ पे आने चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं है? जी, अपने इंडिया सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं तो वो एक पूरी अलग प्लेट है। ओके। और ये मर्ज हो रही है यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन टर्म बना है यूरोप प्लस एशिया से। हाँ। ये प्लेट का जो फॉर्मेशन है ये आपका JNK, अफगान, देन इधर आपका नेपाल वाला बॉर्डर, यहाँ ये पूरा आपका चाइना से मर्ज होते जा रहा है। वहाँ पे बेसिकली हम अगर समझें तो ये वहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके। वहाँ पर किसी टाइम में टेथिस सागर नाम से एक वाटर बॉडी थी अच्छा। जहाँ अभी हिमालयस है। ओके। पर क्योंकि अर्थक्वेक में 3 कैटेगरीज होती है प्लेट्स में, बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स में, उनकी मूवमेंट्स में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड देन देयर इज अ शेयर सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। ओके। तो वहाँ इस तरह के मूवमेंट होने से वहाँ पे ये हिमालयस फॉर्म हुआ। अब रही बात उदयपुर की, यहाँ के अरावली रेंज की, तो एज सच यहाँ पे कोई भी प्लेट इंटर प्लेट नहीं है, देयर मे बी इंट्रा प्लेट। वो क्या होता है? किसी एक प्लेट में अगर वापस सब डिविजन्स होते हैं हाँ हाँ हाँ। तो उसको हम इंट्रा प्लेट्स हम बोलते हैं। ओके। बट एज सच यहाँ पर ऐसा कुछ हमने रिकॉर्ड नहीं किया जो कि बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लगे कि वनरेबल हो या डेवास्टेटिंग हो। बट स्टिल नेचर का हम इस सेगमेंट में कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि नेचर अपने आप में सुप्रीम है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। सो वी विल मेक श्योर कि हमारी डिज़ाइन ऐसी हो कि जो स्ट्रक्चर है एटलीस्ट वो इतना हो कि वो अर्थक्वेक रेजिस्ट कर पाए, बिकॉज देयर इज नो अर्थक्वेक प्रूफ जैसा। हाँ हाँ। सो अर्थक्वेक रेजिस्ट कर पाए। तो जैसा कि आपने बताया कि जो प्लेट्स है वो चेंज होती रहती है, बट हम देखते हैं कि जो प्लेट्स है वो मिलियंस साल उनको लगते हैं होने में। तो अगर हम बात करें आज की, तो जैसे आप कह रहे हो कि लीस्ट में आ रहा है जी। जो उदयपुर है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे इसमें चेंजेस आ सकते हैं? उदयपुर के लिए जो आप कह रहे हैं कि क्या हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो नो वन नोज, क्योंकि अभी जो एक्टिविटीज़ हो रही है, अभी आप देखेंगे उदयपुर में पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। हम ऐसा देख रहे हैं कि फॉरेस्ट पूरे ख़त्म किए जा रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग साइन तो है कि वी आर नॉट गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। मतलब आ सकता है अर्थक्वेक? माइट बी, नो वन नोज। एंड इवन आई विश, इवन ये मेरा फील्ड है बट स्टिल आई विश कि ऐसा कभी ना हो। बट जैसा हम कर रहे हैं, एक जो ट्रेंड हमने अभी उदयपुर में देखा, नंबर ऑफ होटल प्रोजेक्ट। हाँ हाँ। हम जो रिवर बेड है उसके आसपास हम इतने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हमने नेचर, मतलब हमने रखा ही नहीं नेचर को एक नेचुरल प्रॉपर्टी टाइप बेसिकली। सो वो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग इशू है उदयपुर के लिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा, आपने जब पढ़ाई की होगी तब आपको ये चीज़ आई होगी कि भुज 2001 का अर्थक्वेक। जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो मतलब कैसे आया था और उसके पीछे क्या
उसके जो स्टडी किया तो उसमें क्या फाइंडिंग्स आई? देखिए, भुज अर्थक्वेक से मेरे दो यादें हैं। ओके। एक तो हम स्कूलिंग डेज में थे, हम्म। हम इट्स अराउंड 26 जैन मॉर्निंग का टाइम था, हम हाँ। नेशनल एंथम का प्रिपेयर कर रहे थे हाँ। एट दैट मोमेंट। तब ये हुआ था, सुनने में आया था कि काफ़ी लोगों की जानें गई और काफ़ी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ, इंडियन इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ा। वो जो टाइम था, उस सब जो स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन होते थे वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं थे। ओके। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। मतलब अगर हम बात करें कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं थे, बट अगर हम देखें कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसको लगभग 24-25 साल ही हुए हैं, जी। तो बट उस टाइम पर भी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, या हम इस पर काम नहीं करते थे? आनंद, देखिए, आप अगर मूवीज देखेंगे पुरानी तो आपको हाई राइज बिल्डिंग मुंबई में या वहाँ पर तब भी दिखेगी। हाँ हाँ। तो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं थी, दिल्ली में और अर्बन सिटीज़ में था। हम उसको, जो छोटी सिटीज़ थी या दैट टाइम भुज कोई बड़ा एरिया नहीं था, राइट। तो उस वक्त हमारा माइंडसेट ये होता था, अच्छा सरिये यूज़ कर लिए ना, रीबार्स कर लिए ना, बहुत है, कहीं नहीं जाएगा। पर जो बीम होता है, जो कॉलम होता है, उसके अंदर एक स्टिरअप्स टाई बार करके एक टर्म होता है, जो रीबार्स होते हैं उनका बेंडिंग होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होता है, वो कैलकुलेशन से आता है बेसिकली, बट वो होना ज़रूरी है। तो जो आपके शेयर क्रैक्स आते हैं बीम में, कॉलम में, उसको वो रेजिस्ट करता है, वही नहीं थे। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से वाइब्रेशंस होते हैं जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अर्थक्वेक की अगर हम बात करें, सो P wave and S wave, primary wave and secondary wave. Okay. These are the two waves which are generating from seismic activities. Okay. But apart from that, हम as a structural engineer earthquake की को ही अगर कंसिडर ना करें, अगर कोई हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें अगर कोई मशीन है, तो वो भी किसी न किसी तरह का वाइब्रेशन जनरेट करेगी। हाँ, तो वो भी हम कंसिडर करते हैं। Okay. कोई मतलब जब ड्रिलिंग करते हैं या खोदते हैं, वो वाला? वो एक अलग तरह की मैं कहूँगा कि वाइब्रेशनल एनर्जी है। ओके। कोई भी बिल्डिंग है, लेटस से कोई जनरेटर है जो कि साउंड जनरेट करता है या वाइब्रेट होता है, या बहुत सारी मशीनरीज होती है जो चलते चलते वाइब्रेट होती है। ओल्ड मशीनरीज अगर मैं स्पेशली बोलूँ, मे बी प्रिंटिंग और एनीथिंग, तो उसके लिए वो जहाँ पे भी रखी जाती है, वो जो डेक होता है, उसको हम एक स्पेशल केस की तरह हम डिज़ाइन करते हैं। ओके। तो वो जो डिज़ाइन होता है वो डायनामिक वे में होता है। अच्छा। सो देयर आर टू सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन, स्टैटिक एंड डायनामिक। हाँ। तो वो डायनामिक वे में हो। अब एक और जो चीज़ मैं इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा वो है साउंड वेव्स। ओके। आप एक चीज़ नोट करोगे कि स्पेशली जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ है या गाँव है, वहाँ पे ये जो डीजे या इन तरह का ये जो चलन होता है, जो ये ट्रक में डीजे बजाते, ट्रक में जो लेके जाते हैं, अब एक चीज़ नोट करना, आपके घरों में आपकी विंडोज़ वाइब्रेट हो रहे होंगे, डोर्स वाइब्रेट हो रहे होंगे, अगर आपके टेबल पे कुछ भी रखा हुआ है तो वो हिल रहा, वाइब्रेट हो रहा है। हाँ। अज्यूम करो या जस्ट सोचो कि क्या आपके स्ट्रक्चर पे कुछ फर्क नहीं आ रहा हो? ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली आ रहा है। और इस तरह की एक्टिविटीज़, कोई अपार्टमेंट है, वहाँ पे अगर हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, या कोई सोसाइटी है, वहाँ पे अगर हम बहुत ही लाउड नॉइस में अगर कुछ भी कर रहे हैं, वेदर इट्स कोई भी अगर रिलीजियस प्लेस भी है, कुछ भी है जहाँ पे अगर साउंड एक्टिविटीज़ हो रही है, अगर उसके प्रॉपर मेजर नहीं ले रखे हैं और अगर ये सब हो रहा है, तो वो भी आपके स्ट्रक्चर को धीरे धीरे डेकोरेट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो स्टूडियोज़ वगैरह बनाते हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स हैं, तो उसमें तो वो लगाते हैं, पूरी पैनलिंग करते हैं जी। तो उसके बाद भी कुछ उसमें होता है? आप सिनेमा हॉल देख लीजिए, या फिर आप जो डीजे बेसिकली जो बने हुए होते हैं, पार्टी हाउसेज जो होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो सीलिंग लेवल होता है वो कंपैरेटिवली रेजिडेंस से ज़्यादा होता है। अच्छा। अगर आप हॉल देख लीजिए तो आपको जो सीलिंग हाइट है बॉटम टू टॉप, एटलीस्ट आपको 25 से 30 फीट का एटलीस्ट कह रहा हूँ आपको मिलेगा। ओके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा वहाँ पे अकॉस्टिंग होती है, अदर फैक्टर्स होते हैं, फिर आपके जो वॉल्स क्रिएट होती है, तो वहाँ पे इन बिटवीन आपको सैंडविच लेयर एज अ थर्मोकॉल यूज़ होता है वहाँ पे इन बिटवीन ब्रिक्स। तो ये भी आपको हेल्प करता है कि आपका जो घर है वो आपका साउंड प्रूफ या टूवर्ड्स अकॉस्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी होता है उस टेक्निक से। तो ये सब चीज़ें जो है वो कंपेरेटिवली नॉइस सा आपका जो लॉस होने वाला है, स्ट्रक्चर को नुकसान होने वाला है, उसको कम कर रही। ओके। तो जैसा कि आपने यहाँ पे नॉइस का और इन सब चीज़ों का बताया, तो हम देखते हैं कि जितने भी मतलब बड़े बड़े
मॉल्स या बिल्डिंग्स या वो सब बनती है, तो उसमें तो मतलब देखा जाए तो वो एक इंजीनियरिंग का करिश्मा और अपन इस टाइप से करके उसको बोलते हैं जी बट उसमें भी हमको कहीं ना कहीं दरारें या पानी आना और वो सब दिखता है। जी। तो उसका आप बताइए कि भाई वो क्यों हो रहा है फिर। आनंद, सीपेज ना मुझे ऐसा लगता है मॉल्स तक रेस्ट्रिक्ट नहीं है। ओके। आपके रेजिडेंसेस हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, कोई भी बिल्डिंग्स हो, आजकल अफेक्टेड है। होता क्या है, इसके 2 लेवल्स पे अपन समझते हैं। ओके। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो वहाँ ग्राउंड फ्लोर, या अगर कहीं पे बेसमेंट है, तो अगर मैं बेसमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे जो भी आरसीसी के जो भी शेयर वॉल्स बनी है, एक तो होती है आपकी नॉर्मल वॉल्स, अगर मैं शेयर वॉल अगर टर्म यूज कर रहा हूँ तो मतलब वहाँ पे आरसीसी का वर्क हुआ है। ओके। तो जो शेयर वॉल्स आपके बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं आपने वर्क सही नहीं किया है। अच्छा। जो प्रॉपर जो आपको सीपेज के जो प्रिकॉशंस रखने चाहिए थे आपने वो नहीं किए हैं। जो आपको वहाँ पे प्रॉपर जो भी एंटी सीपेज आपको सॉल्यूशंस यूज करने थे वो आपने नहीं किए हैं। बेसिकली वही जो बिहार में ब्रिज गिरा है उसी टाइप से कुछ। जी। ओके। करप्शन इज अ सॉर्ट ऑफ, इसमें ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपने लापरवाही ज़्यादा बढ़ती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि वो एक मेजर एक्सपेंस नहीं होता है। ओके। वहीं अगर मैं टॉप फ्लोर्स पे या मिड फ्लोर्स पे अगर मैं आऊँ, अगर वहाँ ये हो रहा है, सो दिस इज़ ड्यू टू जो आपके प्लम्बिंग जो भी कनेक्शंस हुए हैं, हाँ, वो सही तरीके से नहीं हुए हैं। उनमें कहीं ना कहीं जॉइंट में कनेक्शन प्रॉपर से नहीं हुआ है, और माइट भी आपके एक्सटीरियर वॉल में कहीं क्रैक रह गया है। तो जब भी बारिश आती है आप कभी बार ये भी देखते हैं हाँ, कि वहाँ से पानी सीपेज होके आ रहा है। हाँ। पानी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेगा। और आपने ये भी देखा होगा जैसे आजकल जो बिल्डिंग्स बनती है तो उसमें नीचे का फ्लोर से पानी ऊपर की तरफ जाता है, तो वो क्या चीज़ है। आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो जब रेज हो जाता और है, नीचे मतलब जैसे सेकंड फ्लोर पे है तो वो थर्ड पे जा रहा है, फोर्थ पे जा रहा है, तो उल्टा कैसे जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे हो रहा है वो। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ग्राउंड पे इशू है सो दैट इज ड्यू टू कि आपका जो सीपेज वाला जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। आपकी जो आरसी वॉल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हुई है। हम किसी भी बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल पे डीपीसी बीम्स यूज़ करते हैं, डैम प्रूफिंग कोर्स। हाँ। हमारे यहाँ नॉर्मल प्रैक्टिस है, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, डीपीसी के नाम पर एक 6 इंच थिकनेस और शुड आई से डेप्थ का बीम थ्रू आउट डाल देते हैं। अच्छा। दिस इज़ नॉट द केस। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इट शुड बी डिज़ाइन इन इंजीनियर्ड वे। अच्छा। कि वहाँ पे कितना सीपेज का वॉल्यूम है, वहाँ पे किस तरीके से पानी ट्रैवल कर सकता है, रिवर बेड के पास तो नहीं है, जो आपका ग्राउंड वाटर है उसका क्या कंडीशन है। ये तो है आपका फर्स्ट थिंग। सेकंड, वही चीज़, अब पानी क्योंकि अपना रास्ता ढूंढ रहा है, आपने कहीं ऐसी जगह बनाया है जहाँ पे रिवर बेड था, और वो पानी एक अपना लेवल ढूंढता है, जो कैपिलरी का जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। हाँ। तो वो एक सर्टेन लेवल तक वो आएगा जब तक आपका ग्राउंड पे भी उतना लेवल है, और वो आके वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हाँ। सो ये एक फिनोमेना रहती है इसमें। जितने भी मतलब जो बेच रहे हैं बिल्डिंग में फ्लैट्स या कुछ भी, इवन मॉल्स में भी, तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि यार ये अर्थ को एक प्रूफ है। सो लाइक इट्स लाइक मार्केटिंग वाली स्ट्रेटेजी है या इनके पास कोई अलग टेक्नोलॉजी। आनंद, अगर कोई भी आपको अर्थक्वेक प्रूफ कह रहा है ना, इट इज सीरियसली नॉट पॉसिबल। ओके। इट्स इम्पॉसिबल। ऐसी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप ही नहीं की है अर्थक्वेक प्रूफ। सो अगर कोई कह रहा है सो ही इज लाइंग। बेसिकली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इज पॉसिबल। उसमें भी क्राइटेरियाज होते हैं। ओके। देयर इज अ US guideline FEMA 356. So they have 3 different categories: IO, LS, CP, immediate occupancy, life safety and collapse prevention. ओके। I'm not going into the deep, but major उसका पोर्शन यही कहता है कि आपको अगर earthquake resistant डिज़ाइन करना भी है तो these are the limits and then you have to design it in that way. अच्छा। earthquake proof जैसा कुछ एक्सिस्ट नहीं करता। ओके। तो मैंने एक ऐसा देखा था, एक वीडियो में देखा था, तो उसमें जो जापान में एक बिल्डिंग थी तो उनको वो टेस्ट कर रहे थे जी तो उसमें वो नीचे आराम से हिल रहा था और पूरी बिल्डिंग टिकी हुई थी। जी। तो वो अर्थक्वेक प्रूफ में है कि फिर। दैट इज अगेन earthquake resistant. ओके। सो जैसे मैंने भी आपको उस गाइडलाइन का मैंने आपको रेफरेंस दिया, सो हम सिर्फ टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं। ओके। ऑब्वियसली हम नेचर से फाइट नहीं कर सकते। हाँ। अर्थक्वेक किस लेवल का है, अगर हाँ ठीक है ज़्यादा लेवल का नहीं है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि अंदर जो है एटलीस्ट उनको हम बाहर निकाल सकें। इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है हम एटलीस्ट वो फॉलो कर सकें मल्टी स्टोरी। ओके। जो वीडियो जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें नीचे बेस आइसोलेटर्स लगे हैं। ओके।
सो उनका वर्क क्या होता है, वो बेसिकली आपका जो एक्सेलरेशन है वो एब्जॉर्बर्स हैं बेसिकली। अच्छा। तो जो अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं हाँ। उनको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एक मूवमेंट है उसको वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं। ओके। तो कंपैरेटिवली आपके आसपास का सिनेरियो शेक हो रहा होगा, हाँ। पर वो उस बिल्डिंग में नहीं हो रहा है। ओके। ये सेम कॉन्सेप्ट जापान में है, इंडियन सिनेरियो में भी है, बट कॉस्टली पड़ता है इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। ओके। और देखा जाए तो अर्थक्वेक्स भी कम ही आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा लगाते नहीं इसमें। अर्थक्वेक्स हम मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि भुज में जैसा अर्थक्वेक आया तो हमें लगा कि नहीं अब होना चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे भुज अर्थक्वेक में अब बेस आइसोलेटर्स लगे भुज हॉस्पिटल में। अच्छा। सो वो जो भुज हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब भी कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं हमारे लिए 2 बिल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट 3 बिल्डिंग्स, वन इज़ रिलेटेड टू फायर, सेकंड इज़ हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। ये हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होती है। तो बेस आइसोलेटर्स इसलिए वहाँ सजेस्ट किया गया कि अगर फ्यूचर में अर्थक्वेक आते हैं तो एटलीस्ट हॉस्पिटल सेफ है। देयर इज़ वन मोर बिल्डिंग इन बिहार, दिस इज़ पुलिस भवन लोकेटेड इन आई गेस पटना, तो वहाँ पर भी बेस आइसोलेटर का यूज़ किया गया। तो जैसे कि हम बात करें उदयपुर की ही, तो यहाँ पर हम देखें तो जो हाई राइज बिल्डिंग है वो अब धीरे धीरे आना शुरू हुई है। राइट। सो लाइक अब कैसे वो आ रही है, मतलब या तो बिल्डर्स तैयार नहीं थे या आर्किटेक्ट्स रेडी नहीं थे, एकदम से कैसे आ रहे हैं? देखिए आर्किटेक्ट्स मुझे लगता है शुरू से ही रेडी होंगे, उनका विजन रेडी होगा, और उदयपुर में बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं। जो पर्सपेक्टिव होता है, जो माइंडसेट होता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं या मैं कहूँगा जो यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनके पास खुद की ज़मीनें हैं, तो एक एज अ राजस्थानी एक रहता माइंडसेट। इवन मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ तो मुझे जोधपुर का पता है, वहाँ कम हाई राइज बिल्डिंग है एज कम्पेयर टू उदयपुर। वहाँ तो ये है कि नहीं हम तो ज़मीन से जुड़े रहेंगे। हाँ, ज़मीन मतलब ज़्यादा है तो उस पर हम बस कर सकते हैं। उदयपुर में क्योंकि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी कह सकते हैं राजस्थान के लिए, तो यहाँ पर लोग यहाँ पे रीलोकेट हो रहे हैं। दे प्रीफर फ्लैट्स, दे प्रीफर समथिंग जो कंपेरेटिवली लेस प्राइस में आ जाए। हाँ, सेफ्टी इशू भी इसमें नहीं रहता किसी भी तरह का, तो फ्लैट इसलिए प्रीफर कर रहे हैं। तो अब जो बिल्डर्स हैं, आप अगर रिसेंट 5 ईयर्स में देखो तो ज़्यादा मैं इस तरीके से देखूंगा कि वो 5 साल में ज़्यादा वो एग्रेसिव हुए। हाँ, कि नहीं अब हम करेंगे। आने वाले 5 साल अब आप देखना कि अभी हमारे पास एक बिल्डिंग है जो हाई राइज के नाम पर है, अभी ऐसी हाई राइज और आने वाली है, बहुत ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हाँ, एक और लग्जरी से मेरे को लगा कि आप देखोगे पैटर्न नोटिस करोगे कि पहले लग्जरी का और इसका कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आजकल जो भी बिल्डर लेकर आ रहा है वो लग्जरी ही लेकर आ रहा है। तो वाई लग्जरी? जो एक आदमी को जो भी एक चाहिए होता है, कॉमन पर्सन जो भी है उसको फ्लैट्स जो चाहिए होते हैं वो बन रहे हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं बन रहे। हाँ, लेकिन जो लग्जरी वाला जो सेगमेंट है वो ज़रूरी है, क्योंकि उदयपुर सिटी अपने आप में लग्जरी है। यहाँ पे इतना, मैं ऐसे कहूँगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना प्यारा लैंडस्केप है। लोग नॉट इवन फ्रॉम राजस्थान और इंडिया, लोग अब्रॉड से यहाँ आना पसंद करते हैं। तो उन लोगों का रहता है, और इंडिया इटसेल्फ इतने मिलेनियर बिलियनियर्स जनरेट हो रहे हैं। सो उदयपुर में फ्लैट लेना उनके लिए इट्स सॉर्ट ऑफ एक लग्जरी साइन बनता जा रहा है कि हमें उदयपुर में तो एक प्रॉपर्टी चाहिए एटलीस्ट। सो मेरे जो बिजनेस पार्टनर है आसिफ हिता वाला, दे हैव वर्कड ऑन अ इंटीरियर डिज़ाइन ऑफ वन ऑफ आवर क्लाइंट, जो कि ही समहाउ रिलेटेड टू सलमान खान बेसिकली। सो उनका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट किया था इन स्काई मरीना बेसिकली। सो उनका सिर्फ ये था कि फॉर लग्जरी पर्पस, ओके, वी वांट टू सेकंड होम इज उदयपुर। यस, ओके, सो वी वांट दिस जस्ट फॉर आवर लग्जरी पर्पस। हम जब भी आएंगे हम यहाँ रुकेंगे, और मुझे लगता है ये माइंडसेट अब दूसरे लोगों का भी है कि हम आए उदयपुर, हमारा खुद का एक स्पेस हो। हाँ, एंड दैट्स वाई यहाँ जो बिल्डर्स हैं वो लग्जरी सेगमेंट्स में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारे मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि हमारे मार्केट में लग्जरी चीज़ें आने वाली हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ बिल्डिंग्स और इसकी बात करी, कुछ टाइम पहले तक अगर आप देखोगे, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो भी बिल्डिंग्स बनती थी तो उसमें बीच में बिम होते थे, 4 ऐसे होते थे और बीच में थोड़ी सी जगह छूट जाती थी जी। लेकिन आजकल जो बिल्डिंग्स आ रही है तो उसमें बिम ऑलमोस्ट मतलब गायब ही कर दिए हैं। तो लाइक अगर देखा जाए जो बेसिक्स हैं जी, आप उनके साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो बिल्डिंग तो फिर ऐसी तैसी होगी उसकी। सो लाइक कैसे ये सब हो पा रहा है? आनंद देखिए,
बीम्स को जो ये गायब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं फॉर देयर ओन पर्पस कि हाँ ठीक है हम हटा देते हैं, और वो ये गलत कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। कुछ बिल्डर्स हैं और वो बहुत ही कम है, मैं कहूँगा इनफैक्ट वो बिल्डिंग्स ही बहुत कम है, जो कि एक टेक्नोलॉजी होती है प्री स्ट्रेसिंग, और उसमें और 2 वेज होते हैं, प्री थोड़ा टेंशनिंग। सा एक्सप्लेन कीजिए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो अनंत, अभी तक जो आप घर देखते हैं जो बनते हैं, या तो स्टील के जिसको हम मेटल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिइंफोर्स कंक्रीट के होते हैं, राइट, और कुछ आपके ब्रिक स्टोन के। ये ट्रेडिशनल वेज हो गए। एक और अप्रोच है दैट इज प्री स्ट्रेसिंग। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं है कि नया है, ये पहले से है, चला आ रहा है, और यहाँ पे जो टियर 1 सिटी है, इनफैक्ट इंडिया में भी यूज हुए हैं। ओके, आप जो सिनेमा हॉल्स देख लो जिसमें कोई भी कॉलम आप देखो नहीं होते, नहीं के बराबर होते हैं, राइट, तो वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये टेक्नोलॉजी हम, या मैं ऐसा कहूँगा उदयपुर में अब थोड़ा सा उसका एक एडवांसमेंट आ रहा है, यूज हो रहा है। इनफैक्ट अभी भी उदयपुर में कोई भी ऐसा वेंडर नहीं है मेरी नॉलेज में जो कि ये वर्क करता हो। स्टिल अगर हमारे क्लाइंट हमें अप्रोच करते हैं कि हमें ये करवाना है, तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए हमें अहमदाबाद या फिर जयपुर में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, एग्जीक्यूट दैट। और ऐसा क्यों है, उदयपुर में क्यों नहीं है इसके? बिकॉज अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, कॉस्ट इशू भी उसका एक है, कि जो कॉस्ट इशू नॉर्मल आरसी, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर बिम होता है तो स्ट्रक्चर का वेट उस पर आ जाएगा, पर वो है ही नहीं, तो उसको आप टिकाओगे कैसे? ये भी एक चैलेंज है, गेस। जी, तो चैलेंजेस आर देयर बेसिकली, बट इट इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कि हम कॉलम्स को कितना ऑमिट कर सकते हैं रादर देन बीम्स, और वो आई गेस एक मेजर कंसर्न रहता है क्लाइंट के लिए, कि अगर कॉलम्स नहीं है तो बहुत फ्री होता है, कहीं पे भी कुछ भी पार्टीशन कर लेगा, कैसे भी कर लेगा। प्री स्ट्रेसिंग उसको वो अलाउ करता है, ओके, बट हर एक चीज़ अपनी कॉस्ट के साथ आती है, तो वो एक कॉस्ट फैक्टर रहता है उसमें। इसलिए शायद अभी हम उतना अवेयर नहीं हुए हैं, या उतना हम अभी फाइनेंशियली रेडी नहीं है कि हम उस चीज़ पे जाएं, क्योंकि अगर कोई अपार्टमेंट बन रहा है तो उसको जब वापस रिकवरी करनी होगी तो आई गेस वो जो उसके परचेजर हैं उनसे ही करेगा। सही बात है। ये चीज़ अहमदाबाद में आपको इजीली मिल जाएगी, मुंबई में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ लोग समझते हैं, वहाँ लोगों को वो चीज़ चाहिए, वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो आजकल आपने देखे होंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पोल है और उस पर काफ़ी सारा वो टिका हुआ है, तो लाइक वो कैसे होता है फिर? अगर कोई एक पोल या ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर्स देखें, या मुंबई एयरपोर्ट अगर आप देखें, राइट, तो एक कॉलम है, देन एक ट्री शेप का आपको एक वो मिलेगा। सो समहाउ स्ट्रक्चरली दे आर डिजाइन इन द वे वो डिजाइन होते हैं, उसी वे में ही वो डिजाइंड है। दिस इज द आर्किटेक्चरल मार्वल जो उसको उस वे में डेकोरेट करता है। ओके, अगेन अगर हम स्ट्रक्चरली ऐसा करना चाहें तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। वी यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एलॉयज एंड मटेरियल्स। ऐसा नहीं है फिर हम आरसी पे ही डिपेंड होंगे। वी कैन यूज स्टील, वी कैन यूज अदर थिंग, वी कैन यूज एल्यूमिनियम, देयर आर अदर एलॉयज। तो हम उस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि लोड जो है आपका वो उस ट्री शेप में भी होगा, सो इट विल डिस्ट्रीब्यूट इवनली। ओके, तो अब हम यहाँ पे आपका थोड़ा सा, अभी आपने जो इतनी सारी बातें बताई है इसका थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं जी। तो एक मैं आपको यहाँ पे इमेज देता हूँ, तो ये कुछ इमेज है जी। तो ये एक कलिस्टो करके एक यहाँ पे कैफे है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है जी। अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा कांच पे और उस सब पे डिपेंडेंट है। सो लाइक ये टिका हुआ कैसे? ये बेसिकली एक डोम शेप स्ट्रक्चर है। ओके, और डोम शेप स्ट्रक्चर जो होते हैं, मैं आपको वापस एक रिकॉल करवाना चाहता हूँ। आपने जो पुराने वाटर टैंक्स होते थे ओवरहेड, गाँव में यूजुअली आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट, तो उनका जो टॉप का जो शेप होता था वो भी कुछ इस तरह का होता था, डोम। इसके सेंटर में हम हमेशा एक प्रोविजन रखते हैं, उसको फिल नहीं करते हैं बेसिकली। ओके, क्योंकि वहाँ पे खूब स्ट्रेस जो होता है, बेसिकली जो स्ट्रेस जो होता है जो जनरेट होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसको हम होप स्ट्रेस कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो उसको हम एक अलग वे में डिज़ाइन करते हैं। कैलिस्टो इज अ सॉर्ट ऑफ डोम स्ट्रक्चर बेसिकली। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील फ्रेम्स एंड देन उसमें जो ग्लास है वो एम्बेडेड और सॉर्ट ऑफ ग्लास, सॉर्ट ऑफ मटेरियल बेसिकली। तो यहाँ पे जिस किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया होगा, सो ये उनका थॉट प्रोसेस होगा। इफ़ मैं उस जगह होता, क्योंकि हर एक डॉक्टर का बेसिकली अलग अलग ओपिनियन होता है, सो वैसे अगर मैं होता, सो आई वुड गो विद दैट होप स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट कि इट शुड बी देयर, although the design is good and but
फॉर इम्प्रूवमेंट्स और अगर आप ये कहेंगे कैसे पॉसिबल है या स्ट्रक्चरली और कैसे एफिशिएंट हो सकता है, हाँ हाँ सो आई वुड सजेस्ट कि अगर वो चीज़ होती सो एक बहुत ही बेटर स्ट्रक्चरल निकल के आता, बिकॉज फॉर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर एस्थेटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि वो एफिशिएंट हो, वो एक बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए उसको उस लोड को वो सहन कर सके, राइट। इवन इट इज़ ग्रेविटी और विंड और अर्थक्वेक। हाँ अगर जैसे कि आपने यहाँ पे बात करी ग्रेविटी, विंड और अर्थक्वेक की, तो ये तो चलो ग्राउंड पर है तो विंड का और आसपास का कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यही चीज़ कुछ हाइट पर होती तो आप बताओ इसमें क्या क्या चेंजेस मतलब करने चाहिए। आप कोई भी ऐसी बिल्डिंग का एग्जांपल ले लो जो कि हाई राइज है, उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि विंड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो, हाँ तो ऑब्वियसली विंड लोड बहुत मैटर करता है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे मुंबई में एक पूरा एक शेड था जो कि एक गिर गया, हाँ गिर गया था, राइट राइट राइट। हाँ उसका रीज़न आया था इनिशियली कि विंड, हैवी विंड, हाँ हाईवे विंड्स के, हाँ बट बाद में जब उसमें इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वो उस वे से डिज़ाइन ही नहीं था। हाँ सो ये फैक्टर्स होते हैं बेसिकली कि वहाँ पे कोई भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या विंड फोर्स एक्ट करेगा तो कितना करेगा, इसका एक पूरा प्रोविजन है, एंड दैट इज़ हमारे इंडियन अगेन कोडल प्रोविजन जो है IS 875 पार्ट 5 उसमें दे रखा है कि ये चीज़ है आपको करना है। उसका रिसेंट वर्जन आई गेस अभी 2015 में था, तो उसमें ये चीज़ें दे रखी है। देयर आर अदर फैक्टर्स कि वहाँ पे बेसिक विंड स्पीड कितना होता है, अच्छा लाइक फॉर उदयपुर इट इज़ अराउंड 47 मीटर पर सेकेंड। फिर अदर फैक्टर्स होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई और कैसे कैसे हम इसको अफेक्ट कर सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। ओके उसके बाद हम सेस्मिक एक्टिविटीज़ भी इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम विंड लोड अगर ले रहे हैं तो हम सेस्मिक लोड हम कंसिडर नहीं करेंगे, अच्छा ये होता है। सो डेड लोड और लाइव लोड जो होता है वो तो हमेशा रहता ही है हमारे डिज़ाइन में। वो क्या होता है? डेड लोड बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसका खुद का वजन जो है, जो लोड है, जो खुद का सेल्फ वेट है, ओके ओके वो कितना है। और एक होता है सुपर डेड लोड। अब आपका ऑफिस है या किसी का कोई बिल्डिंग है, उसमें मैं आपके चलने का मैं नहीं कहूँगा वो लाइव लोड हो जाएगा। कोई भी अगर ह्यूमन है या कोई भी पर्सन है जो चल रहा है वो लाइव लोड में आ जाएगा। हाँ और कोई भी डेस्क है या कोई ऐसी चीज़ है जो स्टेशनरी पड़ी है वो सुपर डेड लोड होगी। ओके तो ये चीज़ें तो आपने जो टॉपिक का जो डिस्क्राइब किया था कि ये जो हाई राइज जो बिल्डिंग्स होती है या फिर जैसा ये मुंबई वाला जो एग्जांपल है, ये सब उसी के ऊपर है कि वी नीड टू कंसिडर दीज लोड्स इन आवर डिज़ाइन। बुर्ज खलीफा जो है वहाँ पे भी सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स यूज हुई है, क्योंकि वो इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल बेसिक। हाँ राइट एक इतनी हाइट पे जाने के बाद किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हाँ तो वहाँ पे तो आपके पास 0.0001% चांस है किसी भी तरह के एरर का। हाँ क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का इशू आपको रहेगा, वहाँ पे आप जो ग्लास यूज़ कर रहे हैं उससे एक अलग आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। सो विंड इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो ये तो आपने ये बता दिया, जेनरिक जो था वो बता दिया। अब मैं जानना चाहूँगा अभी तक आपने कोई ऐसा मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पर काम किया है? अनंत, डेली हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वैसे वो सभी चैलेंजिंग होते हैं, बट मेरा जो स्टार्ट हुआ था, जहाँ से मेरे कैरियर का जो से मुझे स्टार्ट मिला है, मैं एक फर्म में, एक मल्टीनेशनल फर्म है बेसिकली, वहाँ पे मैं एज एन इंटर्न डिज़ाइन स्ट्रक्चर इंजीनियर मैंने वर्क किया। ओके एंड आई एम ग्लैड कि मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट ही जो था, सो दैट इज़ बेस्ड ऑन इंडियाज़ टॉलेस्ट रेजिडेंशियल स्काई स्क्रैपर एट दैट टाइम बेसिकली। इट वॉज वर्ल्ड 1 टावर। सो उसके जो स्लैब है वो हम डिज़ाइन करते थे एट दैट टाइम। और वो जो स्लैब थे वो दे आर नॉट इन जो अपने जो रेगुलर शेप होते हैं, कि हाँ रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है, ऐसा नहीं था। सो दोज आर समथिंग टिपिकल, ये ऐसा है। और वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली कि जो आपके जो कॉलम्स हैं, जो आपके जो बीम्स हैं, वहाँ पे अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, वहाँ पे अगर इतनी हाइट पे अगर लोड होगा तो क्या होगा, विंड का जो इफेक्ट है वो कैसे काउंटर हमें करना है एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। और बिकॉज वो फर्म MNC है, US बेस्ड है, तो हमें इंडियन कोड से ही डिज़ाइन नहीं करना था, हमें US कोड से भी डिज़ाइन करना था। सो अभी तक जो किताबों में हमने जो पढ़ा था वो तो इंडियन कोड्स ही होते हैं, वो ठीक है, हमने हमारे इंडियन कोड्स उठाए, हमने ठीक है उसे डिज़ाइन कर दिया। US कोड्स आई कैनॉट से दैट दे आर बेटर, इंडियन कोड्स आर गुड, बट आई मस्ट से दे आर मोर डिटेल्ड। सो हर एक चीज़ का जो हम आउटपुट जो जनरेट करते हैं कि वेदर यहाँ कितने रीबार्स आने हैं,
उन हर एक चीज़ का जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने किया है तो क्यों किया है। हाँ राइट। अगर ये बार यहाँ पर बेंड हो रहा है हाँ तो एट क्यों? दिस एंगल, तो वो क्यों हो रहा है। हाँ सो आई हैव टू एडमिट दैट वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। उसके बाद चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि ईज होती गई। हाँ, क्योंकि इनिशियली बहुत tough डिफिकल्ट से आप इजी पे आओगे तो ऑब्वियसली इजी लगेगा। जी, तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स थे वो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर मोर, एक एक्सपीरियंस भी आ जाता है ओके। एंड जो एक स्केल था, आई एम रियली क्रेविंग फॉर दैट सॉर्ट ऑफ, वो एक आए एंड उदयपुर में आई ब्रेक की उस लेवल का प्रोजेक्ट है एंड विल बी पार्ट ऑफ इट। आई एम कि मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश होऊंगा इफ आई विल बी पार्ट ऑफ इट बेसिकली। तो जैसा कि आपने बताया कि जो वर्ल्ड टावर्स वर्ल्ड वन टावर जो थी, बट अगर देखा जाए तो वो रेजिडेंशियल है और वो सिमेट्री में है एक तरीके से। राइट। लेकिन अगर हम देखें कि उसी सिटी में एक रिलायंस ग्रुप है अंबानी जी का, एंटीलिया है उसमें, अगर हम देखें तो वो तो हर कुछ बना रखा है उन्होंने, तो लाइक वो कैसे टिका हुआ है? आनंद, इससे जो एंटीलिया का जो डिज़ाइन है ना, आपने एकदम सही बात बोली। जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम बनाते हैं, जिसमें हम क्लाइंट को बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ ये आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए, हाँ। इसमें आपका इरेगुलरिटीज़ नहीं होना चाहिए, इसमें वो नहीं होना एक चाहिए, जैसा दिखना चाहिए। एक जैसा दिखना चाहिए। क्लाइंट कहता है ऐसा क्यों, हमें तो आर्किटेक्ट्स हमसे लड़ाई करते हैं कि नहीं, हमारे विजन में हमें तो कुछ ऐसा करना है, हाँ हाँ कुछ आगे पीछे करना है, कुछ उल्टा सीधा कुछ भी Right, कंसेप्चुअल करना है, तो हम उनको अलाउ नहीं करते। बट एट द सेम टाइम जैसा आपने अभी बोला कि एंटीलिया में ऐसा हो रखा है, हाँ तो अंबानी जैसा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही बात सो एवरीथिंग कम्स अप विद अ कॉस्ट अगेन। हाँ सो एज आई मेंशन ना, जापान का जो मैंने आपको हाँ। एग्जांपल दिया था, हाँ। सो जो डैम्पर्स हैं एंड देयर आर अदर फैक्टर्स, आइसोलेटर्स आर देयर आर अदर थिंग्स थ्रू विच वी कैन रिड्यूस द अर्थक्वेक, बेसिकली उसका जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो देयर आर मैनी वेज, सो that are somehow incorporated in that Antilia project. अच्छा। My professor, so he used to tell us, my IT Bombay professor, he used to tell us कि this is one of the project जो आपको लगेगा कि earthquake आएगा सबसे पहले ये जाएगा, ये जाएगा। हाँ। but this is not the case because it is designed, it is we can say कि इंडिया में and at least in Mumbai वो एक structural marvel है। तो जैसा कि यहाँ पे आपने स्ट्रक्चरल मार्वल की बात करी, अगर हम देखें तो अभी इंडिया में जैसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का हम लेके चलते हैं, जो कि टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है, नाथद्वारा में है जो। जी। तो लाइक उसका आप थोड़ा सा बताइए कि भाई वो कैसे डेवलप किया, क्योंकि किसी मूर्ति को बिठाना वो भी इतने ह्यूज स्केल पर इज अ चैलेंज, तो थोड़ा उसका बताइए आप। Statue of Belief, first of all, Lord Shiva का है, so there is itself a Lord Shiva power in it basically. But when it comes to the structural designing part, so the structure आप इसको देखते हैं as a idol basically. हाँ हाँ हम उसको देखते हैं as a building और as a structure basically, Right. कि हम इसको as a structure ही डिज़ाइन कर रहे हैं. So inside it we are keen कि इसकी क्या हम रूट कॉजेज पकड़ें, कहाँ पे फेलियर हो सकता है. वी डू नॉन लीनियर डिज़ाइन बेसिकली बिकॉज द स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ. जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा सिंपल नहीं दिख रहा है. सो वी हैव टू यूज़ मैनी सॉफ्टवेयर्स, वी नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ हैंड कैलकुलेशंस कि यार ये अगर गिरेगा, अगर ये हिस्सा कमज़ोर है या वो हिस्सा कमज़ोर है, तो इस पे हम क्या इम्प्लीमेंट करें. सो वी यूज़ सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स. वी आर प्राउड ऑफ दैट वॉट एवर सॉफ्टवेयर्स वी आर यूजिंग. So we are capable enough of doing all those things like designing a statue, whether a statue or anything else which is complex enough. I hope कि जब Statue of Belief बन रहा होगा, so they have encountered all these problems, whether the loading condition, whether the non-linear design problem, apart from that उसका soil condition कैसा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने incorporate की होगी. अगर हम आप वहाँ देखेंगे तो एक बेस क्रिएट कर रखा है जहाँ पे लॉर्ड शिवा बैठे हुए हैं, राइट. So I am not aware of that part कि वो जो base है that is a mountain itself or it is a man-made structure. Okay. Even if it is a man-made structure, so it should be designed in that way कि वो जो load है वो load 2 part में distribute हो रहा है. So the part which is above the hip, right? So that is distributing in that segment जहाँ पे वो बैठ रहे हैं. Okay. और जैसे हम human beings बैठते हैं usually, and the rest of the portion is distributed directly onto the second phase जो कि ground वाला जो part है वहाँ पे. So they have designed it in, I can say कि बहुत ही उसको efficient way में इन्होंने डिज़ाइन किया है.
कि हाफ हाफ करके हम इसको लोड को डिस्ट्रीब्यूट करें, सो दैट कि इस पे कभी भी कुछ इम्पैक्ट आता भी है, सो वी हैव वन स्ट्रक्चर ऑलवेज इंटैक्ट विद अस। तो जैसे ये हमने देखा इसमें तो शिव जी बैठे हुए हैं, राइट लेकिन अगर हम देखें जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है राइट उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हुए हैं, ट्रू तो उसकी बहुत ज़्यादा हाइट है अगर देखा जाए, राइट और वो रिवर के बेल्ट पे उस पे बना हुआ है। राइट सो लाइक हाउ दे मेड दैट, क्योंकि जैसे सॉइल का और ये सब आपने बताया, रिवर है पास में तो वो तो कभी भी ढह सकता है। So any structure, if it is made near river bed or ocean bed, so if it is in ocean itself, like अगर beaches है, so we use जैसे coffer dams. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक है। Right. So we use coffer dams. So it is a special technique to build such structures. Even bridges का जो pier होता है, हाँ वो भी उसी से बनता है with that technology. Now with the Statue of Unity, so उसका एक height is there. We need to admit कि हाँ that is an engineering marvel, but जो उसका फाउंडेशन जो है जो रिवर बेड पे है वो पाइल सिस्टम से बना होगा। वो क्या होता है? सो विद द हेल्प ऑफ पाइल, सो जियो टेक्निकल इंजीनियर बेसिकली देयर टू डिजाइन द पाइल्स। इट इज जस्ट लाइक कि एक हम जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही द जियो टेक्निकल इंजीनियर डिजाइन अ सब स्ट्रक्चर्स। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग। ओके So there is isolated footing, there is strap footing, there is a mat footing, there are different types of footing. One of them is this piles footing. So जहाँ पर भी लोड ज़्यादा होता है, इवन इन बुर्ज खलीफा पाइल सिस्टम है यूज्ड, ओके क्योंकि वहाँ पे भी आप नोट करेंगे तो वो सैंड जो है दिस इज सम सॉर्ट ऑफ जैसे अपने जैसलमेर में होती है, हाँ हाँ वो फिसलने वाली जो रेत right? तो वहाँ पे भी किसी स्ट्रक्चर को स्टैंड करना इट्स नॉट इजी। होती है। एंड दुबई इज ऑल्सो समहाउ नियर टू वाटर बॉडीज, राइट? हाँ हाँ सो वो भी एक चैलेंज है, तो वहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ जो यहाँ पर है। इनफैक्ट हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हमें ज़्यादा लिबर्टी मिला इन केस ऑफ कि रिवर बेड ही था। हाँ वहाँ पे कुछ रॉकी भी आप देखेंगे, वहाँ पे कुछ हाँ। टेरेन हल्का सा है। सो दिस इज हाउ दे हैव डिजाइन दिस। तो हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली। अब मेरा एक बहुत फ़नी सा क्वेश्चन है, मतलब ऑडियंस को भी फ़नी लगेगा ये। वैसे मैं आपसे शुरू में पूछने वाला था पर मैंने सोचा आप उठ के चले जाओगे तो पॉडकास्ट नहीं हो पाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और मिस्त्री? क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये और ठीक है, उसका अपन उसी फनी वे से अपन मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको जवाब दूँ। बिल्कुल। सो स्टार्टिंग विथ मिस्त्री, तो वो बेस है, मतलब वो नहीं होगा तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं। अच्छा। वो अगर मिस्त्री में हर एक लेबर को मैं एक यूनाइट फॉर्म में मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ओके। वेदर इट्स मैसन, वेदर इट्स लेबर, एनीवन हु इज डूइंग द कंस्ट्रक्शन वर्क एट साइट। अगर वो नहीं है तो हम एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इज एज सिंपल। सो दे आर बेसिकली द बैकबोन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनके, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट देम कि हाँ दे आर देयर, सो हम हैं। हाँ। और आपका घर है और आपके ब्रिजेस हैं। हाँ हाँ। सिविल इंजीनियर्स बेसिकली इट्स अ वाइड रेंज। अगर स्ट्रक्चरल डोमेन में, अगर बिल्डिंग्स में ही अगर हम बात करें, सो सिविल इंजीनियर्स आर द वन वो जो सुपरवाइजर्स जो होते हैं आपके बेसिकली, राइट? सो सुपरवाइज का काम करते हैं वो सिविल इंजीनियर्स आर देयर, जो आपकी ड्राइंग्स रीड करते हैं, आपके साइट पे क्या हो रहा है वो मैनेज करते हैं, ओके। राइट? सो दे बेसिकली नो कि आपके घर पे क्या हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट करना है बिल्डिंग्स के टर्म में, कंस्ट्रक्शन के टर्म में, और लेबर से कैसे वर्क एग्जीक्यूट करवाना है ऑन साइट। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपके पास ड्राइंग्स है, हाँ हाँ। आपके पास लेबर है, बट यू डोंट नो कि करवाना कैसे है। सो ही इज द वन हु इज मैनेजिंग द साइट, ओके। right? Now structural engineers. So structural engineers are the one, so again we categorize them into two categories. One is something who is designing, कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिजाइन होगा, उसको डिजाइन कर दें। एंड द सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट होता है और द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स who are managing the structures on site. These structures are those which are something engineering marvel. जहाँ पे they are a team of civil engineers, but again they also need guidance from their superior. So the structural engineer is there to inspect the work on site, and the design structural engineer, which basically is my portfolio. So हमारा ये रहता है कि आपका जो भी स्ट्रक्चर है, we ensure कि कोई भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आए, नहीं भी आए तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो विथ स्टैंड करे थ्रू आउट जो उसका एक लाइफ स्पैन है। हम आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं, डिज़ाइन एंड डिटेलिंग इन सच अ वे कि आपका
थ्रू आउट, नॉट इवन जो एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भी आपके स्ट्रक्चर में आप इंश्योर रहें कि इट इज़ सेफ इनफ, क्योंकि जब तक वो एक सेफ्टी एश्योरेंस नहीं आता है किसी को भी, तो एक वो मन में रहता है. सो वी ट्राई टू गिव यू दैट एश्योरेंस योर स्ट्रक्चर इज सेफ इनफ. तो जैसा कि यहाँ पर आपने डिज़ाइन की बात करी, तो अगर हम देखें कि जो आर्किटेक्ट होता है या जो इंजीनियर होता है वो अपने को एक डिज़ाइन दिखाता है कि भाई ऐसा दिखेगा 3D लेआउट, लेकिन जब वो बनता है तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? अनंत, ये बहुत सही चीज़ आपने बोली. और हमारे पास इनफैक्ट आर्किस्ट्रक्ट में हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनका ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहता है. फर्स्ट स्टेज होता है प्लानिंग का. आप प्लान बना दीजिए, हमने प्लान बना दिया एंड उनको सबमिट कर दिया. देन उनका रहता है आप 3D सबमिट करिए. हाँ, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करते हैं. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्लान बन गया है तो आपको डायरेक्ट आपका 3D इमेज घर का मिल जाएगा. देयर इज़ अ नंबर ऑफ प्रोसेस. आपका जो प्लान है उस पर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होगा, उस पर MEP वर्क होगा, उस पर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग होगा. आफ्टर ऑल दिस स्टेजेस आपका 3D प्रिपेयर होगा. अच्छा. लेट अस सपोज कि आपका प्लान है, हम डायरेक्ट आपको 3D बना के दे दें. हाँ, दिखने में बहुत सुंदर लग हाँ, रहा है, एकदम ऐसा लग Right. रहा है कि ऐसा ही बनेगा. राइट. अब प्रैक्टिकल स्टेज में आगे से प्लम्बिंग पाइप उतर रहे हैं. मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे, यहाँ पे जो रिनोन्ड आर्किटेक्ट्स हैं उनसे भी ये गलतियाँ हुई है कि ये पाइप्स हैं, ये यहाँ से निकल रहे हैं एंड नाउ क्लाइंट्स आर, वो हमारे पास आ रहे हैं कि ये ऐसा सा हो गया, अब इसको आप ठीक करो. नाउ हाउ कैन एनीवन रेक्टिफाई दैट थिंग जो हो चुकी है. हो चुकी है. हाँ, और अब आपका वो हो गया है, अब वो 3D में इतना बुरा लग रहा है कि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप कुछ और एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो वो आपका कॉस्ट भी बढ़ा रहा है और आपका जो एग्जैक्ट जो लुक आपको जो चाहिए था हाँ, जो दिखाया था वो तो आया ही नहीं है. वो नहीं आ रहा. अब हम बात करते हैं कि आपके जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा हमने रिसर्च करी तो हमको उससे पता चला कैसे कैसे ये डिज़ाइन हुए थे. तो ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट ये जो है, ये टाटा हिटाची जो एक वेंडर हैं बेसिकली, क्लाइंट हमारे रामदेव अर्थ मूवर्स हैं जोधपुर बेस्ड, उनके लिए हमने किया है. ये स्टील प्रोजेक्ट है, मल्टी स्टोरी लेवल का, ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर फीट प्लस में ये फैला हुआ है. और इस प्रोजेक्ट में हमारे लिए चैलेंज ये था, थ्रू आउट राजस्थान अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर्स जो कि सर्विसिंग, आपके कार सर्विसिंग जो बेस होती है, हाँ, हाँ, हाँ. वो आपका 25 फीट पे जाके खत्म हो जाता है. ऊपर टर्बाइंस या जो विंड को एक्सपेल करने के लिए होते हैं वो लगे होते हैं, दैट्स इट. ऊपर कभी भी फ्लोर्स नहीं होते. हाँ, हाँ, हाँ. कोई भी आप फैक्ट्री देख लो, उसमें वो टिन शेड होता है, दैट्स इट, वो और हो गया. हाँ, यहाँ पे मारवाड़ रीजन में वर्क करने का एक चैलेंज ये भी है कि हमेशा थोड़ा सा उम्मीद हमें रहती है कि नहीं, इसके ऊपर भी हम कुछ कर सकते हैं. हाँ, ये प्रोजेक्ट IIT जोधपुर के आसपास है, तो क्लाइंट का एक पर्सपेक्टिव ये था कि हमको जो स्टूडेंट है, हम एक रूफटॉप रेस्टोरेंट बनाएंगे तो वहाँ पे भी हमें फैच करना है. अच्छा. ये जो स्पेस है जो सर्विस बेस के ऊपर है, इसको हम कमर्शियल स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमको उस स्पेस आप डिज़ाइन करो. सो दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड. इट्स अ यूनिक स्ट्रक्चर. दिखने में लग रहा होगा कि जस्ट G+4 G+5, हाँ, हाँ. बट इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड्स. ओके. स्टील में ये सब करना, क्योंकि स्टील में बहुत प्रॉब्लम आती है. देयर इज अ बकलिंग इशू. जो कॉलम होते हैं आपके बकल कर जाते हैं. मतलब सो बेसिकली इफ देयर इज अ कॉलम, यू कैन सी द इमेज. सो ये कॉलम जो है बेसिकली, इट अगर इस पे लोड आया और अगर इसका हाइट ज़्यादा है, सो इट विल बकल देन. अच्छा. एंड एज सून एज इट बकल्स, स्ट्रक्चर फेल्स. सो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू था, जिसको हमने यहाँ पर उस पर वर्क किया, उसको हमने एलिमिनेट किया, एंड द डिज़ाइन इज हियर. Second one is basically it's Park and by Radisson. हाँ. So this project is somehow it's unique. कि इसका जो डिज़ाइन है, इसमें जो स्ट्रक्चरल जो वर्क जो हुआ है बेसिकली, कॉलम्स हमने बहुत कम रखने की कोशिश की है. इसमें जो लेआउट है दैट इज स्टिल अंडर द स्क्रूटिनी प्रोसेस बेसिकली. सो वी आर अगेन सबमिटिंग द डिज़ाइंस एंड द थिंग्स आर गोइंग ऑन. बट अभी का जो स्टेज है उसमें ये जो ड्राफ्ट है, दैट इज समथिंग वी हैव प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट. ओके. द थर्ड वन इज द रिसोर्ट प्रोजेक्ट बेसिकली. इट इज़ लोकेटेड इन वर्डा. सो दिस इज अराउंड 40,000 स्क्वायर फीट. ओके. ठीक है. इसका एक ये वॉक थ्रू है जो आप अभी देख पा रहे हैं, राइट. सो इसमें हमने एक मेन बिल्डिंग हमने इसमें दिया है. देन देयर आर कॉटेजेस. सो बेसिकली वी आर डूइंग, यू कैन से, रिसोर्ट प्रोजेक्ट्स. वी कैन डू द रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल का भी आपने देखा. सो वी आर डूइंग, जैसा कि आपने शुरू में बताया, स्ट्रक्चर होना चाहिए. ट्रू, एनी स्ट्रक्चर. सो वी लव टू वर्क ऑन दीज चैलेंजेस.
Okay. वो चैलेंज क्या है, आप लेके आओ, हमें मजा आ रहा है, हम करेंगे. Right. And last but not the least, this is something a very big project, again a resort project. This is Okay. located near Govunda. Okay. So यहाँ पर ऐसा है कि phases में work हो रहा है. So अभी इतना phase हुआ है. So हमने let us say there are total 7 phases. So अभी 2 phases का work हुआ है. So we have submitted the designs up to 2 phases. अच्छा. So जितने phases हो रहे हैं हम डिजाइन सबमिट करें, उसका कंस्ट्रक्शन पहले हो रहा है. अच्छा. वो कंस्ट्रक्शन अब मतलब कंप्लीट होगा. एक कंप्लीट करते हैं फिर नेक्स्ट पे जाते हैं. राइट. नॉट कि सबको एक साथ चालू कर दो. नो. इसमें क्लाइंट का भी ऐसा नीड था कि आप जैसे ड्राइंग सबमिट करेंगे, हम वो उतना एग्जीक्यूट करेंगे ऑन साइट. वो हुआ, देन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट. ये सो दिस इज द केस. तो जैसा कि आपने, चलो ये तो आपके खुद के 4 प्रोजेक्ट्स हैं. अगर हम अभी रिसेंटली देखें तो उदयपुर के आसपास जो होटल का कंसेप्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जी. और मैंने ये तक देखा है कि पहाड़ पे होटल बन रही है और उसमें नींव भी कुछ नहीं है, खाली ब्रिक्स पे वो होटल बना रहे हैं. तो लाइक इज इट रियली सेफ टू मेक दिस? इट इज़ कम्प्लीटली अनसेफ. इट इज़ माई फर्स्ट रिमार्क. और कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा उसका यही रिमार्क होगा, दिस इज़ कम्प्लीटली अनसेफ. बिकॉज इवन इफ यू आर मेकिंग समथिंग ऑन अ रॉकी टेरेन, फाउंडेशन इज समथिंग. आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी अगर आप कुछ कहावत में भी बोलते हैं कि भाई आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए. ये राइट. हाँ. नींव ही नहीं है तो आदमी क्या करेगा. सो दिस इज सेम केस फॉर स्ट्रक्चर्स. बेसिकली फाउंडेशन ही अगर नहीं है, सो वन कैन नॉट डू एनीथिंग. तो मतलब जैसे अगर कोई बना रहा है इस चीज़ को, सो लाइक हाउ दे आर गेटिंग द परमिशन और ये सब चीज़ें मतलब कैसे हो रही है? दिस इज द मतलब अगर देखा जाए तो किसी ने तो उनको सजेस्ट किया होगा कि यार इंजीनियर या कोई तो होगा. सो लाइक हाउ दे आर गेटिंग द परमिशन टू मेक दिस? Anant, in India, suggestion is very common, and in our industry, it is again very, very common. Basically, to construct something and the permission is something to different things. हाँ, obviously, I'm assured कि अगर government के अगर knowledge में अगर वो चीज़ है, so they will take care of it कि उसको कैसे क्या manage करना है. But as far as I know, the constructions into the river bodies or into any water bodies and in kind of any hills or something, अगर वो I don't think कि वो allowed होता है without any because उसमें काफ़ी consent लगते हैं, काफ़ी approvals लगते हैं. Rivers में तो almost it is next to impossible. If it is for mountains, it still needs some sort of permission because आप वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी को आप ख़राब कर रहे हो. वहाँ पे जो रास्ता आप बनाएंगे जाने के लिए, हाँ हाँ. तो आप जो पेड़ हैं आप वो काट रहे हैं. बहुत नेचर का लॉस हो रहा है. और आपको जब फुटिंग का जब आपको डिज़ाइन करना है, वहाँ पे जब एग्जीक्यूट होगी, तो उसके लिए आप वापस उस पहाड़ को, उस माउंटेन को आप खोदने वाले हैं. राइट. दैट इज़ नॉट गुड. बेसिकली प्रीफर प्लेन और सम सॉर्ट ऑफ, अगर थोड़ा बहुत हिली टेरेन है, प्रीफर दैट. तो चलो अब हम बात करते हैं कि जो आपने अभी तक इतना सब कुछ किया है, तो अगर हम बात करें कि एक जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनने में, तो वो क्या आता है? और अगर हम बात करें कि आपका वो इन्वेस्टमेंट कवर हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? श्योर. स्टार्टिंग फ्रॉम माई एजुकेशन, आई एम नॉट कंसिडरिंग अप टू 12. सो जो BTech एंड जो MTech वाला जो पार्ट है, सो आई वुड जस्ट कंसिडर 3 to 4 lakhs इन इट. बिकॉज मेरा जो एजुकेशन हुआ है एंड इट इज़ इन द फेज ऑफ 2011 to 2015 एंड देन 2017 to 19. सो मोस्टली मेरा गवर्नमेंट कॉलेजेस और ये सब रहा है. एक प्रो टिप है यहाँ पे, अगर आपको अमाउंट छोटा लग रहा है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से. कंटिन्यू. सो जैसे IIT में हम रहे तो वहाँ इतना एक्सपेंस नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कंसिडरिंग 3 to 4 lakhs. एंड अगेन वी गेट सम सॉर्ट ऑफ स्टाइपेंड देयर, 12,400 पर मंथ. अच्छा. So that is again something beneficial for us as a student. Then आप अगर खुद का सेटअप कर रहे हैं, so in initial phase like in 0 to 3 years it will take around 20 to 25 lakhs at least. Okay. Because you need to purchase software. I highly recommend that one cannot use pirated softwares. So one need to use the softwares and purchase softwares basically, and they are at a cost. If you're going to purchase ETABS or StatPro, so they are around 2.5 lakhs per license. So this is the scene. Then Per year. Per year. Oh. So I'm lucky that I purchased back it in my like IIT times. Okay. So this is one of the benefit which I got from there. Apart from that, there are other things. The furniture, the setup is there. You need to pay the rent. You need to pay to the staff. Just
the staff will cost you, their salary will cost you around 2 to 3 lakhs per year. This is the base and bare minimum पर ईयर और पर मंथ? per year, ओके 2 to 3 lakhs. And this is, I'm saying, for the beginners. If you want someone who is हाईली स्किल्ड. highly skilled, na, so it will, like, there is no range, but at least take 7 to 8 lakhs. Because even if someone is graduating from college now, so हाँ you are also expecting कि यार मेरे को इतना पैकेज तो मिले. मिलना चाहिए, राइट. So same applies to them. So this is the scenario for the salary part. And for initial time frame, I'm just expecting that there are 2 to 3 persons under you and working under you basically. And then after 3 to 8 years, or then it depends on how you have achieved so far, हाँ and the staff salary increased. Just take a round of 1 CR or so, including the past expenditure which I just discussed here. So it is around that 1 CR. अगर हम बात करें कि लास्ट 5 years में आपको क्या चेंजेस देखने को मिले इस इंडस्ट्री में, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए. और क्या डिमांड आपने सुनी है लोगों से कि इस पर्टिकुलर चीज़ पर काम हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है? सो लास्ट 5 years में अगर मैं थोड़ा सा और अगर रिवाइंड करूँ, तो पहले आर्किटेक्ट्स को भी लोग इतना प्रेफर नहीं करते थे. हाँ पहले ये होता था कि आप घर का अगर आपको प्लान बनवाना है, नक्शा बनवाना है, बहुत लेमन लैंग्वेज अगर है, ठीक है हम खुद ही बना देंगे, खुद ही बना देते लोग. कौन पैसा खर्च करे, कौन ये सब करे. देन पीपल यूज्ड टू रियलाइज कि नहीं, a proper planning is must. So they started to approach architects. Now in recent like 4 years or 5 years, जो tier 3 cities है वहाँ पे ये ट्रेंड बढ़ा है कि now we want structural engineers. हमारी जो बिल्डिंग्स है वो हर कुछ है, उसकी ऐसी डिजाइन थी, वो गिर गई, उसमें ये हो गया, उसमें क्रैक आ गया. जैसे कि हम कहीं ऐसे पुराने अगर अपन बिल्डिंग या अपार्टमेंट देखने जाते हैं तो बोलते हैं भाई हर कहीं बिम बना रखा है, मतलब इसमें तो हर कहीं बिम आ रहा है. ट्रू. एंड इवन आप मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट आप देखें, इवन ऑन 100 feet रोड जो आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट उदयपुर, उनका आप कंडीशन देखो, दे आर इन पैथेटिक कंडीशन. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट डिजाइंड एफिशिएंटली, दे आर नॉट डिजाइंड विद प्रॉपर इंजीनियरिंग. जो भी उनकी टेक्निकलिटीज होती है स्ट्रक्चरल की, उनसे नहीं है. सो ये सब देखने को मिल रहा है इवन इन द हाउसेज. बट नाउ पीपल आर अवेयर, इवन अपार्टमेंट भी लेते हैं, सो नाउ दे आर आस्किंग हु इज द आर्किटेक्ट, हु इज द स्ट्रक्चरल इंजीनियर. सो दिस इज द ट्रेंड विच इज चेंजिंग.